अस्सलाम वालेकुम जी। चलें हम स्टार्ट करते हैं वन ऑफ द मोस्ट रीसेंट पेपर फेब मार्च 2026 06/2022 एमसीक्यूज का पेपर है, एक्सटेंडेड 45 मिनट का है। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपको फुल डिटेल में चीजें बताऊं जी। क्वेश्चन में एग्जामिनर हमें कह रहे हैं कि हीलियम गैस इज प्लेस्ड इन फ्री मूविंग गैस रेंज। ये बेटा याद रखिएगा, फ्री मूविंग गैस रेंज हमारे पास है। टेम्परेचर ऑफ हीलियम इज इंक्रीज्ड, प्रेशर ऑफ हीलियम डज नॉट चेंज। अब देखें, आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया लेकिन हमारे पास प्रेशर चेंज नहीं हो रहा। ये कब पॉसिबल होगा? व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीज करने से पार्टिकल मूव फर्दर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, और जब पार्टिकल एक दूसरे से अवे मूव करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीज हो जाएगा। यहां पे देखिएगा, एग्जामिनर कह रहे हैं कि हीलियम का वॉल्यूम डिक्रीज डिक्रीज, इन दोनों को हमने एलिमिनेट कर दिया। यहां पे कह रहे हैं कि हीलियम पार्टिकल गेट क्लोज टू ईच अदर, ये भी हमने एलिमिनेट कर दिया। सो व्हाट इज द राइट आंसर? राइट आंसर इज डी। अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन। बाय द वे, ये जो पूरा पेपर है ये फर्स्ट कमेंट्स में है, यू कैन डाउनलोड द पेपर और आप साथ साथ में देख भी सकते हो। एग्जामिनर हमें क्या कह रहे हैं? कॉटन वूल सोक्ड इन कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl आपके पास, और यहां पे वो कह रहे हैं कॉटन वूल सोक्ड इन कंसंट्रेटेड अमोनिया। डिफ्यूजन का कंसेप्ट है, बहुत आम सा कंसेप्ट है, आई एम श्योर आप में से हर एक बच्चे ने ये पढ़ा होगा। कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज गिवन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड HCl विच डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एसिड। देखिए यहां पे एग्जामिनर एसिड का भी आपको बता रहा है। ये जो है ना HCl गैसियस, इसका नाम होता है हाइड्रोजन क्लोराइड, और जब ये एक्वस होता है इट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इट विल हेल्प यू इन थ्योरी एज वेल एज इन ATP पेपर एज वेल। Concentrated aqueous ammonia, ammonia gas which dissolve in water to form alkali. Which row describe and explain the first change? The main thing is first change. अब देखिए आपके पास इन दोनों में लाइटर कौन है? तो आप सबको पता है जी कि अमोनिया जो होता है, MR ऑफ अमोनिया आपके पास आ जाता है 17, MR ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज 36.5। अमोनिया हमारे पास लाइटर है, इट विल डिफ्यूज फास्टर। इसका मतलब है कि ये यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर पे इजीली रीच करेगा। चूंकि ये अल्कली है, इसे ब्लू कर देगा तो हम रेड वाली ऑप्शन को एलिमिनेट कर देते हैं। अब रीजन क्या है आपके पास? अभी हमने यहां पे डिस्कस भी किया है। मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया मोर क्विकली देन द मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, और उसकी रीजन क्या है? MR हमारे पास कम है, तो E इज द राइट ऑप्शन। ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक मिनट, नेक्स्ट ये आ गया जी। अब बेटा यहां पे जब हम आते हैं तो यहां पे एग्जामिनर कह रहे हैं कि X2 पॉजिटिव आयन ऑफ ए ग्रुप 2 मेटल X विच हैज द हाइएस्ट वैल्यू इन आयन। सबसे पहले आपके पास आ जाता है न्यूक्लियन नंबर। आपको पता है ना न्यूक्लियन नंबर क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ये ऑब्वियसली हाईएस्ट है क्योंकि ना तो प्रोटॉन चेंज हो रहे हैं ना ही न्यूट्रॉन चेंज हो रही हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज रॉन्ग। इलेक्ट्रॉन वैसे भी प्रोटॉन के इक्वल होते हैं, चार्ज पॉजिटिव है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन विच इज आल्सो लेस देन द न्यूक्लियन नंबर एंड प्रोटॉन नंबर इज आल्सो लेस। तो ये हमारे पास क्या ऑप्शन आ गया? वी हैव ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारे पास एग्जामिनर आ जाता है द पोजीशन ऑफ टू एलिमेंट P एंड Q इन द पीरियोडिक टेबल आर शोन ओवर हियर। अब देखिएगा यहां पे ये ग्रुप 1 है आपके पास, ये आपके पास ग्रुप 7 या हैलोजन है। ग्रुप 1 की मेटल्स होती है, उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ग्रुप 7 जो है हैलोजन, उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है -1। तो हमारे पास एग्जामिनर कह रहा है P एंड Q रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म अ कंपाउंड, दे विल मेक एन आयनिक कंपाउंड, और प्लस चार्ज है Q के ऊपर, P के ऊपर माइनस चार्ज है, सिमिलर चार्जेस हैं, कैंसल आउट हो जाएंगे। सो व्हाट इज आवर आंसर? आवर आंसर इज ए। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। एग्जामिनर कह रहा है विच रो डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज ऑफ सिंपल मॉलिक्यूलर कंपाउंड। ये प्रॉपर्टीज जो होती हैं बॉन्डिंग से रिलेटेड, इन पे आपने लाजमी फोकस करना है। सिंपल मॉलिक्यूलर कंपाउंड नेवर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हमने A और D को एलिमिनेट कर दिया।
नाउ वी आर लेफ्ट विद द बी एंड सी। यहां पे बेटा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ग्रेटर है, इट मीन हम कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं विच इज नॉर्मली इन मैक्रो मॉलिक्यूल, दिस इज आल्सो रॉन्ग। तो हमारे पास क्या ऑप्शन आ गई, वी आर हैविंग ऑप्शन सी आपके पास। नेक्स्ट कह रहा है हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड एंड सिलिकॉन 4 ऑक्साइड्स आर सिमिलर। आपको पता है ना, डायमंड हमारे पास ये होता है, ये एक कार्बन टेट्राहीड्रल अरेंजमेंट होती है, ये आपके पास सिलिकॉन डाइऑक्साइड में भी यही होता है। सिलिकॉन इज कोवलेंटली बॉन्डेड विद 4 ऑक्सीजन एटम और फिर ऑक्सीजन इज बॉन्डेड विद 2 सिलिकॉन। अच्छा, आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, हाउ मेनी ऑफ यू हैव आइडिया कि हमारे पास जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है इसे SiO2 क्यों कहते हैं? अगर है कोई कंफ्यूजन तो लेट मी नो एज वेल, मैं आपको बता दूंगा। द मॉलिक्यूल ऑफ डायमंड एंड सिलिकॉन 4 ऑक्साइड आर हेल्ड बाय वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस, दिस इज रॉन्ग। ये मैक्रो मॉलिक्यूल है, हमारे पास स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड थ्रू आउट द स्ट्रक्चर। बोथ कंटेन एटम और पार्टिकल वीक बॉन्ड, अगेन वीक बॉन्ड इज रॉन्ग। अब यहां पे वो कह रहे हैं दे कंटेन आयंस, इट्स ए मैक्रो मॉलिक्यूल, दिस इज आल्सो रॉन्ग। आयंस इनमें नहीं होते बेटा, दीज आर नॉट द आयनिक कंपाउंड। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कार्बन इन डायमंड एंड सिलिकॉन इन सिलिकॉन 4 ऑक्साइड ईच हैव 4 कोवलेंट बॉन्ड। यस, ये अभी आप क्लियरली देख सकते हो, मैंने आपके सामने स्ट्रक्चर भी बनाया, ये भी 4 बॉन्ड, ये भी आपके पास 4 बॉन्ड। यू कैन क्लियरली सी दिस थिंग कि हमारे पास कैसी चीजें आ रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। सॉलिड एक्स एंड सॉलिड वाई बोथ प्योर सब्सटेंस कंटेन आयंस। अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इन दोनों के पास हमारे पास आयंस है। एक्स डज नॉट, आपके एक्स इज नॉट एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर, आयंस हैं लेकिन इलेक्ट्रिक कंडक्टर नहीं है। इट मीन हमारे पास ये आयनिक कंपाउंड होगा, आयनिक कंपाउंड इन सॉलिड स्टेट आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वाई इज एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर, इसका मतलब है ये हमारे पास मेटल है और ये हमारे पास आयनिक कंपाउंड है। नाउ द क्वेश्चन इज इजियर, विच स्टेटमेंट अबाउट एक्स एंड वाई, एक्स इज ए कंपाउंड, अब मैंने आपको लिखा है कि आयनिक कंपाउंड है तो यस, वाई इज एन एलिमेंट, तो दिस इज करेक्ट आपके पास। नेक्स्ट वो कह रहा है कि आयंस ऑफ एक्स आर हेल्ड इन द लेटिस, द वाई जो है आयंस इन वाई आर नॉट हेल्ड इन द लेटिस, दिस इज रॉन्ग। रिमेंबर दिस थिंग, मेटल में जाइंट मेटालिक लेटिस होता है। लेटिस का मतलब होता है रेगुलर रिपीटेड पैटर्न। मेटल्स हैं, आयनिक कंपाउंड है, ये लेटिस स्ट्रक्चर होती है, रेगुलर रिपीटेड पैटर्न होता है। बाज़ औक़ात बच्चे सिर्फ पहली इंफॉर्मेशन को पढ़ती हैं एंड दे इग्नोर द रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन। एक्स कंटेन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, आयनिक कंपाउंड है, यस यही होगा। वाई कंटेन पॉजिटिव आयन, अब आपको पता है ना जो मेटालिक बॉन्ड होता है दैट कंटेन मेटल आयन विच आर पॉजिटिव एंड डीलोकलाइज्ड आर फ्री इलेक्ट्रॉन, बट नो नेगेटिव आयन, आयन नहीं है, नेगेटिव पार्टिकल है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज आल्सो करेक्ट। तो आपके पास क्या ऑप्शन आ गई, 1 and 3 आर द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। A sample of magnesium is burned in air. The student calculate that 10 gram of magnesium oxide should produce. Should produce mean this is theoretical yield which we always calculate on the basis of balanced chemical equation. After the reaction, the student determine the percentage yield. आपको पता है percentage yield क्या होती है? Percentage yield होती है जो amount of substance, amount of product formed after the chemical reaction डिवाइडेड बाय जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, जैसे यहाँ पे 10 ग्राम है जो अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन होनी चाहिए। यहां पे वो रिलेटिव एटॉमिक मास की बात कर रहा है, इट हैज नथिंग टू डू विद द रिलेटिव एटॉमिक मास। mass of magnesium oxide over mass of magnesium used, this has nothing to do, दोनों प्रोडक्ट की अमाउंट होनी चाहिए, that is the most mass of magnesium oxide form which is experimental yield और expected which is हमारे पास हम कहते हैं जी कि theoretical yield, so this is the right answer। परसेंटेज yield के क्वेश्चन को लास्ट में ध्यान में रखिएगा, कैलकुलेट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है अगेन मोल का, आसान सा क्वेश्चन है। एग्जामिनर हमें बता रहे हैं जी कि 4.5 ग्राम ऑफ जिंक। सबसे पहले हम यहां पे मोल ऑफ जिंक कैलकुलेट करते हैं। 4.55
डिवाइड बाय AR ऑफ जिंक। बेटा आपने पीरियोडिक टेबल से कैलकुलेट करना है, जो कि लास्ट में गिवन होता है। ये आपके पास आ गया 0.07 मोल। नेक्स्ट एग्जामिनर कह रहा है रिएक्टेड विद 50 cm क्यूब। अच्छा, एक चीज का ख्याल करना है, वेन एवर एग्जामिनर इज प्रोवाइडिंग अस गिवन डेटा फॉर मोर देन वन रिएक्टेंट, देन वी ऑलवेज फाइंड द लिमिटिंग रिएक्टेंट फर्स्ट। अब मैंने यहां पे टर्म यूज किया, वेन एवर एग्जामिनर इज प्रोवाइडिंग अस मोर देन वन गिवन डेटा। गिवन डेटा से मुराद क्या होता है? गिवन डेटा मीन वी कैन फाइंड द मोल ऑफ द सब्सटेंस। आप आसान लफ्जों में यूं कहें कि अगर हमें एग्जामिनर दो रिएक्टेंट के मोल प्रोवाइड करे तो हम हमेशा लिमिटिंग रिएक्टेंट पहले फाइंड करेंगे। अब देखें, जिंक के भी आप मोल कैलकुलेट कर सकते हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के भी मोल। यू आर राइटिंग ओवर हियर मोल ऑफ HCl। अब ये कंसेंट्रेशन है मोल पर डीएम क्यूब। हम यहां पे फार्मूला लिखते हैं CV, कंसेंट्रेशन है 2.25। वॉल्यूम CM क्यूब में गिवन हो तो हम 1000 डिवाइड करते हैं ताकि डीएम क्यूब में हो जाए। आप इसको बेटा सॉल्व कीजिएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 0.1125 मोल। हमने सबसे पहले लिमिटिंग रिएक्टेंट देखना है। हाउ वी कैन फाइंड द लिमिटिंग रिएक्टेंट? किसी भी एक को आप अपनी मर्जी से गिवन डाटा कंसीडर कर लें। लेट्स से हम जिंक को कहते हैं, अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन 1 मोल ऑफ जिंक रिएक्ट विथ 2 मोल ऑफ HCl। ऐसे ही है ना, आपके पास अगर मैं यहां पे लिखता हूं जिंक, यहां पे मैं लिखता हूं HCl, 1 मोल रिक्वायर्ड। जिंक के मोल कितने हैं आपके पास? 0.07। कितने मोल HCl के रिक्वायर्ड होंगे? x की वैल्यू आ गई, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.14 मोल ऑफ HCl रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट रिएक्शन। आपको पता है ना, ये थ्योरी के पेपर में क्वेश्चन आता है, वहां पे हम प्रॉपर्ली ये स्टेटमेंट भी लिखते हैं। अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन हो, आप मोल वाले जो है वो लिस्ट चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। ये मोल हमें रिक्वायर्ड है, लेकिन पेपर में या क्वेश्चन में कितने प्रोवाइडेड है? 0.125। विच वन इज ग्रेटर, रिक्वायर्ड और ग्रेटर? इट मीन HCl will completely used up before 0.07 mole of zinc reacted. In other word, हम यहां पे लिख सकते हैं HCl is क्या चीज है? लिमिटिंग रिएक्टेंट। HCl is what? लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब हमने कैलकुलेशन विद रिस्पेक्ट टू लिमिटिंग रिएक्टेंट करना है। अब अगर आप HCl को देखें, अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन 2 मोल ऑफ HCl गिविंग अस 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो हम सबसे पहले यहां पे लिख देते हैं HCl, यहां पे हाइड्रोजन गैस, अकॉर्डिंग टू बैलेंस इक्वेशन 2 मोल, 1 मोल 0.1125, x क्रॉस मल्टीप्लाई 2x इज इक्वल टू 0.1125, या x की वैल्यू आ गई 0.1125 डिवाइड बाय 2 मोल। अब वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करते हैं? हम यहां पे लिखते हैं वॉल्यूम इन डीएम क्यूब ऑफ हाइड्रोजन गैस इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाय 24.1125 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 24। आपके पास कैलकुलेटर होगा, आप इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा। ये 1.35 डीएम क्यूब आ जाता है। हम यहां पे क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। ये हमारे पास E इज द आंसर। ठीक हो गया जी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस से रिलेटेड। अच्छा, अब इलेक्ट्रोलिसिस में हम यहां पे इस क्वेश्चन को देखते हैं। The electrolysis diagram, oxidation is occurring at electrode 1 and reduction at electrode 2. आपको पता है जहां पे भी ऑक्सीडेशन होती है वहां पे उसे हम कहते हैं एनोड। ये हमने बैटरी प्रोवाइड की है, दिस इज एनोड। यहां पे ऑक्सीडेशन हो रही है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। यहां पे रिडक्शन हो रही है, दिस इज कैथोड, और यहां पे आप कह रहे हो रिडक्शन इज अकरिंग।
अब देखिए मैं आपको ना एक मोस्ट सिंपलेस्ट सी डायग्राम बताता हूं, पहले हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या पूछ रहा है। विच रो शो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, direction of movement of electron in external circuit and the positive ion in this। अब मैं आपको बहुत आसान सी चीज बताता हूं। लेट्स से फॉर द टाइम बीइंग, फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन, हम कहते हैं कॉपर मेटल है। तो आपको पता है कॉपर मेटल के ही अगर एनोड बने हो तो मेटल ऑक्सीडाइज हो जाती है, कॉपर ऑक्सीडाइज कॉपर एक्वस आयन बाय लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये बेटा ट्रेवल करती हैं टुवर्ड दिस, और कैथोड के ऊपर ये कॉपर आयन यहां पे सोल्यूशन में चला गया, और जो सोल्यूशन में कॉपर आयन है दे विल मूव टुवर्ड कैथोड एंड दे विल गेन इलेक्ट्रॉन एंड दे चेंज इनटू कॉपर सॉलिड। तो आपके पास एक्सटर्नल सर्किट में इलेक्ट्रॉन ऑलवेज मूव फ्रॉम एनोड टू कैथोड, और जो आपके पास पॉजिटिव आयन है दे आल्सो मूव फ्रॉम एनोड टू कैथोड एज वेल। दोनों केसेस में सेम होता है, वन इज थ्रू एक्सटर्नल सर्किट, ये आप देख सकते हो थ्रू एक्सटर्नल, अदर इज थ्रू द सॉल्यूशन एज वेल। तो दोनों केसेस में सेम आपके पास मूवमेंट है, लेकिन हमारे पास वे डिफरेंट है। हमने यहां पे कॉपर, आप सोच रहे होंगे मैंने क्यों किया, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द कॉमन रिपीटेड एग्जांपल, इट विल मेक लिटिल बिट मोर इजियर टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट एज वेल। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। विच रो डिस्क्राइब द एडवांटेज। अच्छा, फ्यूल सेल जो है इसका लाजमी ख्याल रखिएगा, फ्यूल सेल से रिलेटेड एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, जीसीई आईजीज दोनों में पूछता है, एमसीक्यूज थ्योरी में पूछता है, बी केयरफुल विद दिस। हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, एडवांटेज ऑन द पेट्रोल इंजन। पहले नंबर पे यहां पे ऑप्शन नंबर 1 की बात करते हैं, कार ट्रेवल ग्रेटर डिस्टेंस आफ्टर द फ्यूल टैंक इज फिल्ड, दिस इज रॉन्ग। याद रखिएगा ये जो हमारे पास फ्यूल सेल होता है ये बेसिकली इसके एक डिसएडवांटेज में आता है, यहां पे ज्यादा ट्रैवल नहीं करता आपके पास। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि देयर आर मोर पेट्रोल फिलिंग स्टेशन देन द हाइड्रोजन, तो हमें तो एडवांटेज ऑफ हाइड्रोजन फ्यूल सेल लिखना है, तो इसका जी डज नॉट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। यस, जितने भी फ्यूल सेल्स होती हैं उसमें हमारे पास कोई हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस नहीं होती। इसमें आपके पास हाइड्रोजन गैस ये कंबस्ट करती है, रिएक्ट करती है ऑक्सीजन के साथ, वाटर प्रोड्यूस होता है। बाय द वे एक्सोथर्मिक रिएक्शन की वजह से वाटर स्टीम की फॉर्म में है, वैसे वाटर लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर। कैन ट्रेवल मोर डिस्टेंस, यस, ये भी मैं आपको बता रहा था, ये इसका एडवांटेज है, तो सी इज द राइट ऑप्शन। वैसे डी को देखें तो नो रिस्क ऑफ फायर, ये भी इसका डिसएडवांटेज होता है। बेसिकली देयर इज ए रिस्क ऑफ फायर, हाइड्रोजन इज हाईली फ्लेमेबल आपके पास। ठीक हो गया, नेक्स्ट चलते हैं। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लीजिएगा, दैट इज द ओनली फेवर विच आई एम आस्किंग फ्रॉम यू पीपल। विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब द एक्टिवेशन एनर्जी, तो क्या होती है एक्टिवेशन एनर्जी? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन। तो यहां पे हम ऑप्शन देखते हैं, मिनिमम एनर्जी गिवन आउट, ये गिवन आउट इज रॉन्ग, इट्स रिक्वायर्ड। द मिनिमम एनर्जी टेकन ड्यूरिंग द रिएक्शन, नहीं, यहां पे हमें स्टार्ट करना है। मिनिमम एनर्जी कोलाइडिंग पार्टिकल मस्ट हैव टू रिएक्ट, यस, ताकि हमारे पास इफेक्टिव कोलिजन हो, सक्सेसफुल कोलिजन हो, ये हमारे पास आ जाता है। अब हम आ जाते हैं बॉन्ड एनर्जी। आपने नोट किया होगा बॉन्ड से रिलेटेड भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपसे एग्जामिनर पूछता है। वैसे नॉर्मली जब भी बॉन्ड एनर्जी के एग्जामिनर हमें कंसेप्ट देता है, हम एक फार्मूला यूज करते हैं कि हमारे पास डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन, ये ए लेवल में नॉट का साइन लगाते हैं, इज इक्वल टू एनर्जी रिक्वायर्ड। क्यों रिक्वायर्ड है? फॉर बॉन्ड ब्रेकिंग। माइनस एनर्जी गिवन आउट। क्यों गिवन आउट है? फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। अच्छा, एक हिंट बताता हूं स्पेशली एमसीक्यूज के पेपर में, क्योंकि टाइम हमारे पास कम होता है। आपको आइडिया होना चाहिए कि जो बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहे हम उन्हें बार बार वो नहीं करेंगे, हम उन्हें इग्नोर कर देंगे। क्या मतलब? ये देखें, एग्जामिनर कह रहे हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इज लाइक दिस, और 2 मोल हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के, कैन आई राइट लाइक दिस, HOO एंड H,
HOONH, changing into 2 mole of water, ये HOH and HONH, और 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब गौर से देखिएगा, ये मैं कलर, अगर आप यहां पे देखें ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ये बॉन्ड, ये 4 बॉन्ड हैं, दे रिमेन अनचेंज ऑन द प्रोडक्ट साइड। ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बॉन्ड अनचेंज हैं। अगर आप वैल्यू पुट करना चाहें तो बिल्कुल आप कर सकते हो, 4 इंटू ऑक्सीजन हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी है 460, यू कैन पुट दैट, लेकिन कोई फायदा नहीं है। मेन हम जो बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, हम किसका बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं? ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, सॉरी ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। 150 किलो जॉल एनर्जी चाहिए, 2 बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, 150 इंटू 2, 300 हमें रिक्वायर्ड है। ये देखें ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये हमारे पास अनचेंज रहे। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बन रहा है, जिसके लिए 496 गिवन आउट। अब आप क्लियरली देख सकते हैं, रिलीज इज ग्रेटर, सो रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। डिफरेंस क्या है? रिक्वायर्ड माइनस रिलीज, आंसर इज -196। अच्छा, मैं एक चीज फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप में से कोई भी बच्चा अगर ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बॉन्ड यूज करना चाहे तो रिक्वायर्ड में आप ये भी लिख सकते हो 4 इंटू 460 प्लस, अब आप यहां पे लिखते हो 2 इंटू 150, और रिलीज में आप लिखते हो 4 इंटू 460 प्लस आपके पास आ जाता है 4 इंटू 496, जो ये है जी। अगेन यू विल क्लियरली सी दिस थिंग कि हमारे पास डिफरेंट जो है वो सेम रहेगा, विच इज -196, बी इज द आंसर। तो मैंने दोनों मेथड बता दिए, लेकिन हम मेन कोशिश करते हैं कि हमारे पास जो बॉन्ड अनचेंज है उन्हें हम इग्नोर कर दें। अच्छा, हेबर प्रोसेस का सोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन, ये भी एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आई एम श्योर दिस इज सिंपल मेमोराइजेशन। नाइट्रोजन का सोर्स होता है एयर, नाइट्रेट नहीं होते, बाय द वे नाइट्रेट यूट्रिफिकेशन काज करते हैं। हाइड्रोजन का सोर्स जो होता है बेटा वाटर भी होता है, मीथेन भी होता है। अब गौर से सुनिएगा, लेकिन वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस इज एन एक्सपेंसिव प्रोसेस, तो मीथेन इज द प्रॉपर वे। ये मॉडर्न मेथड होता है। वे क्या होता है? CH4 गैसियस रिएक्ट विद स्टीम गैसियस, इट चेंज इनटू कार्बन मोनोऑक्साइड गैसियस, प्लस आपके पास 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैसियस। यहां पे मैंने स्टीम लिखा है, वाटर नहीं है, सो मीथेन इज द बेस्ट ऑप्शन। ये हमारे पास है जी। ये बड़ा रिपीटेड क्वेश्चन है, इसमें ख्याल करना है। बाज़ औक़ात बच्चे ट्रैप हो जाते हैं वाटर के चक्कर में। वाटर की सिंपल अगर हम करें तो इलेक्ट्रोलिसिस दैट इज एक्सपेंसिव प्रोसेस, दैट इज यूजलेस, क्योंकि अमोनिया से ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। विच स्टेटमेंट अबाउट एनहाइड्रस सॉल्ट इज करेक्ट? पहले नंबर पे हम आ जाते हैं जी। एनहाइड्रस कोबाल्ट क्लोराइड टर्न फ्रॉम व्हाइट। अच्छा, ये भी सिंपल मेमोराइजेशन से है, टेस्ट ऑफ वाटर है। एनहाइड्रस कोबाल्ट क्लोराइड व्हाइट नहीं होता, एनहाइड्रस कॉपर 2 सल्फेट व्हाइट है। एनहाइड्रस कोबाल्ट क्लोराइड लूजेस वाटर ऑन जेंटल हीटिंग। हमें जेंटल हीटिंग पे ये इजीली डिकम्पोज नहीं होते, हमें स्ट्रॉन्ग हीट करना पड़ता है। एनहाइड्रस कोबाल्ट क्लोराइड, एनहाइड्रस कॉपर 2 सल्फेट react with water to make hydrated copper 2 sulfate। yes, बिल्कुल, एनहाइड्रस जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है कोई भी कंपाउंड, हाइड्रेटेड में चेंज हो जाता है, और इसमें कलर जो होता है वो व्हाइट से ब्लू, इसकी बात। एनहाइड्रस कोबाल्ट टर्न्स फ्रॉम ब्लू, ये इस चीज का ख्याल करना है, लिखा हुआ है फ्रॉम ब्लू टू व्हाइट, दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो रॉन्ग एज वेल। तो आपने एक एक चीज, एक एक पॉइंट का लाजमी ख्याल करना है। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। The equation represent the reaction between iron 2 sulfate and acidified potassium permanganate। ये परमैंगनेट है, एसिडिफाइड आयरन। आयन जो आपके पास क्या हो रहा है बेटा? रिड्यूस हो रहा है। तो यहां पे अगर आप गौर से देखें, मैग्नेट में इसने ऑक्सीडेशन स्टेट बताई हुई है 7, यहां पे देखिएगा +2, तो मैग्नेट आयन रिड्यूस हो रहा है। A and B आर रॉन्ग। रिड्यूसिंग एजेंट, अ सब्सटेंस which reduce other, oxidize itself
विच वन इज ऑक्सीडाइजिंग, आयरन 2 किस में ऑक्सीडाइज हो रहा है, आयरन 3 में ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ये आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये हमारे पास आ गया। वैसे कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट भी आप लोगों को पता होने चाहिए। नेक्स्ट हम आ जाते हैं जी, दिस स्टेटमेंट अबाउट एक्वस हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज करेक्ट, इट कंप्लीटली डिसोसिएट, यस स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं। नेक्स्ट वो कह रहा है इट टर्न्स थाइमोल्फथालीन ब्लू, बेटा ये गलत है, बेस जो होती हैं बेटा वो थाइमोल्फथालीन को ब्लू करती हैं, नॉट द एसिड। इट एक्ट एज स्ट्रॉन्ग एसिड इन एक्वस सोल्यूशन, यस है स्ट्रॉन्ग एसिड। इट प्रोड्यूस OH नेगेटिव आयन, बेस OH नेगेटिव प्रोड्यूस करती हैं, सो हमारे पास दैट इज रॉन्ग एज वेल, तो 1 and 3 आर द करेक्ट ऑप्शन, आंसर इज ए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में सल्फ्यूरिक एसिड डिसोसिएट इन वाटर, 2 स्टेप उसने दिए हुए, इक्वेशन हमारे पास है स्टेजेस H2SO4 H पॉजिटिव HSO4 -1 HSO4 फर्दर डिसोसिएट हो गया। This statement about these reaction is correct. HSO4 can donate and accept proton. Yes. यहां पे देखिएगा HSO4 is accepting proton इस रिवर्स डायरेक्शन में, ये एरो को देखिएगा ये रिवर्सिबल का है, इसका मतलब है रिवर्स भी रिएक्शन हो रहा है। यहां पे देखिएगा HSO4 it is donating hydrogen ion, तो 1 is correct. H2SO4 is a proton donor. Yes, प्रोटॉन से मुराद होता है H पॉजिटिव आयन, पता है ना हाइड्रोजन जो होता है इसमें सिर्फ एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन में, और जब ये पॉजिटिव चार्ज में चेंज होता है इट्स ओनली प्रोटॉन, इसलिए हम इसे प्रोटॉन कहते हैं। सल्फेट आयन इज द ओनली बेस, दिस इज रॉन्ग। ये क्या रॉन्ग है, HSO4 -1, यहां पे आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, एक्सेप्ट प्रोटॉन मीन इट इज आल्सो एक्ट एज ए बेस, तो ये भी बेस है, ये भी बेस है, सो थर्ड वन इज रॉन्ग, तो आवर करेक्ट आंसर इज ए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि आपको फुल डिटेल में कंसेप्ट टीच करूं ताकि आपके लिए हेल्प हो जाए। वेरी सून ATP का पेपर भी आएगा इंशाल्लाह ताला जी, इसी का आपने जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपको लाजमी नोटिफिकेशन मिल जाए। विच स्टेटमेंट अबाउट द एम्फोटेरिक ऑक्साइड इज करेक्ट, आपको पता है ना एम्फोटेरिक कौन से होते हैं, विच कैन एक्ट एज एसिड एज वेल एज बेस। हमारे पास कौन कौन से हैं जी, जिंक है, लेड है, एल्यूमिनियम है आपके पास जी। दे रिएक्ट विद एसिड नॉट विद बेस इज रॉन्ग। नेक्स्ट है दे रिएक्ट विद एसिड एंड बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, यस, तो हमारे पास बी इज द राइट आंसर। इसमें कोई हमें फर्दर प्रॉब्लम की जरूरत ही नहीं, हम आगे जाते भी नहीं। नेक्स्ट अगर हम आ जाए क्वेश्चन की तरफ, which property of an element increase across the period in the table, across the period हमने देखना है metallic character, this is wrong। अच्छा पता है metallic character से मुराद होता है ability of substance to lose electron, और more metallic character mean more bases, strong base। metallic character increase down the group, इसलिए आपने देखा down the group strong bases हो रही हैं, they can easily lose। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेल किसी भी पीरियड में सेम रहते हैं, दिस इज आल्सो रॉन्ग। नंबर ऑफ आउटर आपके पास शेल्स इलेक्ट्रॉन, यस, आप जो अलोंग द पीरियड जा रहे होते हो आउटर शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इंक्रीज। टेंडेंसी टू फॉर्म पॉजिटिव आयन, दिस इज आल्सो रॉन्ग एज वेल, ये आपको आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट वो कह रहे हैं विच टू कंपाउंड रिएक्ट टू फॉर्म इनसॉल्युबल लेड टू क्लोराइड। याद रखिएगा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्ट, जिसे प्रेसिपिटेशन मेथड भी कहते हैं, उसका रूल ये होता है कि दोनों रिएक्टेंट सॉल्युबल होने चाहिए, प्रोडक्ट विल बी इनसॉल्युबल। एक आपके पास लेड आयन एक्वस सॉल्युबल होना चाहिए, बेसिकली लेड का कोई साल्ट, दूसरे नंबर पे आपके पास क्लोराइड का कोई साल्ट वाटर सॉल्युबल होना चाहिए, और इनके कॉम्बिनेशन से लेड क्लोराइड इनसॉल्युबल हमारे पास बनता है, विच इज द आयन। तो दो सॉल्युबल सब्सटेंस, एक इनसॉल्युबल, प्रोडक्ट इनसॉल्युबल होता है। तो आप क्लियरली देख सकते हो लेड नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, तो आपके पास क्या ऑप्शन आ गया जी, बी इज द ऑप्शन। वैसे भी एक चीज बता दूं आप लोगों को, जब कभी भी इनसॉल्युबल सॉल्ट बना रहे होते हैं तो जो कैटाइन होता है, ट्राई योर लेवल बेस्ट, उसके साथ नाइट्रेट ऐड कर दें। ऑल मेटालिक नाइट्रेट्स आर कंप्लीटली वाटर सॉल्युबल।
जो एनाइन होता है, लेट से अगर सल्फेट भी होता, उसके साथ सोडियम या पोटाशियम या अमोनियम ऐड कर दें, ऑल कंपाउंड्स ऑफ सोडियम, पोटाशियम एंड अमोनियम आर कंप्लीटली वाटर सॉल्युबल। तो ये आपके पास एक चीज आ जाती है। ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ साल्ट प्रेसिपिटेशन, मैंने आपको कहा हम साथ साथ रिवीजन भी करते जा रहे हैं। क्वेश्चन 22, विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल, दे फॉर्म वाइट। ट्रांजिशन मेटल कलर्ड कंपाउंड बनाती हैं। वैसे जिंक जो है वो ट्रांजिशन मेटल की लिस्ट में है, जिंक के कंपाउंड व्हाइट होते हैं। A2 के अंदर आप आएंगे यूनिट 28 में, वहां पे आपको पता चलेगा कि इन टेक्निकली जिंक इज नॉट ट्रांजिशन। बाय द वे ओ लेवल में आप इसे कंसिडर करें, नो इश्यू, लेकिन वो नहीं है। दे आर डेक्टाइल, यस आपको पता है जितनी भी मेटल्स होती हैं डेक्टाइल होती हैं, इनकी डेंसिटी हाई होती है। डेंसिटी क्यों हाई होती है? न्यूक्लियन नंबर भी ग्रेटर है, आपके पास मेटालिक बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग है, तो ये चीज बेटा। दे फॉर्म पॉजिटिव आयन बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। भाई इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो नेगेटिव। बाज़ औक़ात क्या होता है, बच्चे सिर्फ इनिशियल स्टेटमेंट देखते हैं फॉर्म पॉजिटिव आयन और वो फौरन ही ठीक कंसीडर कर लेते हैं। ऐसा नहीं है, प्रॉपरली डिटेल में देखना है। 2 and 3 आर करेक्ट, तो ये हमारे पास सी इज आंसर। चलें जी, यहां तक आप पहुंच गए तो इसका मतलब है यू आर वेरी गुड स्टूडेंट एंड यू रियली वांट टू गेट द ए स्टार एंड लर्न केमिस्ट्री। अब पूरी वीडियो हम देखिएगा जी। दिस स्टेटमेंट एक्सप्लेन व्हाई एल्यूमिनियम इज ए गुड रेजिस्टेंस। आपको पता है ना, एल्यूमिनियम की एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। एल्यूमिनियम इज हाईली रिएक्टिव, अगर हाईली रिएक्टिव होता तो इसे तो होना ही नहीं चाहिए था रेजिस्टेंस। एल्यूमिनियम एज एन ऑक्साइड लेयर ऑन इट्स सरफेस, और आपको पता है इसकी ऑक्साइड की लेयर कंटिन्यूअस होती है। आयरन की जो ऑक्साइड की लेयर होती है वो पोरस होती है, इसलिए आयरन फर्दर रस्ट होता जाता है, ये नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी रस्टिंग से रिलेटेड। ये भी मैं रस्ट की बात ही कर रहा था। कोटिंग ऑफ आयरन कैन हेल्प टू प्रिवेंट द रस्ट, विच कोटिंग आपके पास विल कंटिन्यू टू प्रोटेक्ट। नाउ दिस इज द की वर्ड, व्हेन द कोटिंग इज डैमेज। ये पता है कब होगा? जब आपके पास मेटल आयरन से ज्यादा रिएक्टिव हो, क्योंकि कोटिंग डैमेज होने के बाद भी मेटल खुद ऑक्सीडाइज होगी। दैट इज सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन एज वेल, नॉट द सरफेस प्रोटेक्शन राइट नाउ। तो कॉपर चूंकि लेस रिएक्टिव है, पेंट या प्लास्टिक जब रिमूव हो जाते हैं, नो लॉन्गर द सरफेस प्रोटेक्शन, तो हमारे पास क्या ऑप्शन आ गई? जिंक। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, ये उसे प्रोटेक्ट करेगी। दिस स्टेटमेंट अबाउट द सब्सटेंस इन वाटर टू फॉर्म नेचुरल सोर्स आर करेक्ट। ये अब हमारे पास एग्जामिनर हमसे सोर्सेज से पूछ रहा है। डिटर्जेंट्स कंटेन नाइट्रेट दैट कॉज डिजीज, दिस इज रॉन्ग आपके पास जी। नाइट्रेट यूट्रिफिकेशन कॉज करते हैं बाय द वे जी। सेवेज कंटेन हार्मफुल माइक्रोब्स, ये बिल्कुल ठीक है जी हमारे पास, दैट कॉज डिजीज, ये करेक्ट है। ऑल metal compounds are toxic, no not at all, this is not compulsory. Fertilizer contain nitrate and वो आपके पास phosphate which damage the aquatic life, इसको हम कहते हैं यूट्रिफिकेशन। तो यूट्रिफिकेशन का प्रोसेस है, दिस इज आल्सो राइट। आपको पता है ना, यूट्रिफिकेशन में एलजी की ग्रोथ इंक्रीज होती है, फिर जब एलजी डेथ होती है, डिकम्पोजर जो होते हैं वो डिसॉल्व ऑक्सीजन यूज करते हैं एंड विच लीड टुवर्ड द डेथ ऑफ एक्वेटिक लाइफ। तो उसको लाजमी ज़हन में रखिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहे हैं द डायग्राम शो द प्रोसेस एक्स वाई एंड जी इंक्रीजिंग द ग्लोबल वार्मिंग। हमने ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज, इमिशन ऑफ थर्मल एनर्जी फ्रॉम द अर्थ, एक्स एब्जॉर्ब द थर्मल एनर्जी बाय ग्रीन हाउस गैसेस, बिल्कुल ठीक है। ग्रीन हाउस गैसेस इमिट नहीं करती, एब्जॉर्ब करती हैं। तो ए और सी ऑप्शन बच गए। एक्स जो है इमिशन ऑफ थर्मल एनर्जी टू द अर्थ, वैसे इन दोनों में इसने यही दिया हुआ है, दोनों ही हो सकते हैं। नेक्स्ट वो कह रहा है रिड्यूस द एनर्जी लॉस टू द स्पेस, यस। जी जो है ये रिड्यूस करता है, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। जब स्पेस में लॉस ऑफ हीट कम होगा तो तभी ग्लोबल वार्मिंग होगी। यहां पे वो कह रहे हैं इंक्रीज द थर्मल एनर्जी लॉस इनटू द स्पेस, ये बेटे इस वजह से हमारे पास रॉन्ग है, तो हमारे पास ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आ जाते हैं। एग्जामिनर हमें कह रहे हैं कि द इक्वेशन डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ 2 एटमॉस्फेरिक पोल्यूटेंट। अब गौर से देखिएगा, दैट आर नॉट प्रेजेंट इन क्लीन एयर। कार्बन डाइऑक्साइड क्लीन एयर में प्रेजेंट होती है, वाटर वेपर्स भी प्रेजेंट होते हैं,
लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड और ब्लैक कार्बन ये बेटा प्रेजेंट नहीं होते। तो दिस इज वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, एयर एंड पोल्यूशन से रिलेटेड ये हमारे पास आ गया। नेक्स्ट वो कह रहा है कि सम फ्रैक्शन ऑब्टेन फ्रॉम द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम यूज्ड एज ए फ्यूल फॉर व्हीकल विच टू फ्रैक्शन यूज्ड एज ए फ्यूल आपके पास है। बिटुमिन फ्रैक्शन ये बेटा आपके पास फ्यूल के तौर पर यूज नहीं होती। अच्छा ये एक ऐसी चीज है जिसमें अक्सर बच्चे बोर होते हैं, आपने इनको लाजमी मेमोराइज करना है। एक आध स्कोर का क्वेश्चन आ जाता है और वही एक आध स्कोर आपके ग्रेड पे इफेक्ट करता है। बिटुमिन अभी मैंने आपको कहा जी कि ये हमारे पास फ्यूल के तौर पर, गैसोलीन यस जिसे हम नॉर्मली पेट्रोल वगैरह कहते हैं। और आपको पता है ये जो कैरोसिन फ्रैक्शन होती है ये एक्टिवेशन फ्यूल है फॉर द जेट, आपके पास ये जेट फ्यूल के तौर पर आप इसे कह सकते हो। तो ये हमारे पास दोनों ऑप्शन करेक्ट है, ये हमारे पास यूज्ड होती है जी। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में डिस्प्लेड फार्मूला ऑफ ब्यूटानोइक एसिड, डिस्प्लेड फार्मूले में आपने नोट किया ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड को भी एग्जामिनर दिखा रहा है। आपने डिस्प्लेड फार्मूले में ईच एंड एवरी बॉन्ड आपने दिखाना होता है। रिएक्ट विद इथेनॉल टू फॉर्म एन एस्टर। अब देखें इथेनॉल का ये हमारे पास फार्मूला होता है CH3CH2OH। हम इथेनॉल से रिमूव करते हैं हाइड्रोजन, ये वाइड रिएक्शन होती है, और एसिड से हम OH रिमूव करते हैं। बाय द वे ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है। हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है, मैं स्ट्रक्चरल फार्मूला लिख रहा हूं CH3CH2CH2CO यहां तक ये मैंने लिखा है, फिर ये वाला O एंड देन वी आर राइटिंग CH2CH3 प्लस हम कहते हैं हमारे पास H2O। तो एग्जामिनर हमें कह रहा है स्ट्रक्चरल फार्मूला में C3H7COO C2H5 ये दोनों ठीक है, ये वाली हमारे पास ऑप्शन रॉन्ग आ गई। अब हमने कहा ये दोनों ठीक है। इस फार्मूले का इंपेरिकल फार्मूला वो कह रहा है, आप इसको गौर से देखें, यू कैन सिंप्लीफाई दिस वन, दैट्स व्हाई ऑप्शन ए इज आल्सो रॉन्ग। तो आपके पास क्या ऑप्शन आ गई, ये इंपेरिकल फार्मूला होता है द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बिटवीन एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूलर फार्मूले की डेफिनेशन आती है प्रॉपरली, अ फार्मूला विच रिप्रेजेंट एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। एग्जामिनर कह रहे हैं द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ प्रोपेन 1-OH। अब देखिए C3H7OH में हमें नहीं पता OH 1 पोजीशन पे है या 2 पे है, दैट्स व्हाई हम इसे करेक्ट नहीं कर रहे। यहां पे देखिएगा OH इज प्रेजेंट एट 1 पोजीशन, क्लियरली हमें पता चल रहा है, तो ये हमारे पास है। ये बाकी मॉलिक्यूलर फार्मूला है एंड जनरल फार्मूला है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है अल्कीन अंडरगोज एडिशन रिएक्शन विद एक्वस ब्रोमीन हाइड्रोजन एंड स्टीम। आपके पास विच रिएक्शन ऑफ इथीन नीडेड कैटलिस्ट। एक्वस ब्रोमीन के साथ हमें कैटलिस्ट की जरूरत नहीं होती। बाय द वे एक्वस ब्रोमीन यूज्ड एज ए टेस्ट फॉर अल्कीन, ऑरेंज सोल्यूशन होता है एक्वस ब्रोमीन का, वो डीक्लोराइज्ड हो जाता है। ब्रोमीन एक्वस ऑरेंज होता है, ब्रोमीन लिक्विड जो होता है वो रेडिश ब्राउन होता है जी। स्टीम के साथ यस हमें H3PO4 एज ए कैटलिस्ट जरूरत होती है। हाइड्रोजन के साथ यस निकल या प्लैटिनम कैटलिस्ट की जरूरत होती है। तो हमारे पास डी इज द करेक्ट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एग्जामिनर हमें कह रहे हैं कि विच कंडीशन यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ इथेनॉल फ्रॉम फर्मेंटेशन। याद रखिएगा जब भी हम फर्मेंटेशन का प्रोसेस यूज कर रहे होते हैं, यीस्ट एज ए कैटलिस्ट यूज होता है। ये दोनों ऑप्शन रॉन्ग होगी। टेम्परेचर जो होता है वो बेटे अगर हाई करेंगे तो आपके पास यीस्ट कैन डाई और एंजाइम इन यीस्ट कैन डीनेचर। ये 300 इज रॉन्ग। तो आपके पास क्या ऑप्शन आ गई, डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल जो होता है इसको लाजमी देखिएगा, ये भी बड़ा रिपीटेड किस्म का क्वेश्चन होता है आपके पास। 33 में विच स्टेटमेंट अबाउट द एक्वस सोल्यूशन ऑफ इथेनोइक एसिड इज करेक्ट। इट रिएक्ट विद मैग्नीशियम टू फॉर्म वाटर। अब देखिए मेटल के साथ जब भी एसिड रिएक्ट करता है हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है, वाटर प्रोड्यूस नहीं करता। दिस इज रॉन्ग बेटा आपके पास। इट रिएक्ट विद सोडियम कार्बोनेट, मेटालिक कार्बोनेट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है। यस बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ये हमारे पास आ गया जी।
It react with sodium hydroxide to produce hydrogen. That's why this is wrong. It turns red litmus paper blue. ये गलत है. आपके पास एसिड रेड करते हैं, बेस ब्लू करते हैं. शॉर्टकट तरीका ये होता है बीबी बेस लिटमस पेपर को ब्लू करता है, तो एसिड रेड करेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं. 34 विच स्टेटमेंट एक्सप्लेन व्हाई प्लास्टिक आपके पास शुड बी रिसाइकल्ड. अब रिसाइकल की जब हम बात करते हैं तो मोस्ट डू नॉट डिकम्पोज व्हेन दे आर एडेड टू लैंडफिल आपके पास जी. अब याद रखिएगा एग्जामिनर हमें क्या कह रहा है जी, विच स्टेटमेंट एक्सप्लेन व्हाई प्लास्टिक शुड बी रिसाइकल्ड. तो रिसाइकलिंग के लिए आपने देखना है कि हमारे पास जो प्लास्टिक होते हैं ये डिकम्पोज नहीं होते, दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, इसलिए बेटा हम उन्हें रिसाइकल करते हैं. डू नॉट डिकम्पोज. दे पोल्यूट द रिवर ओशन, यहां पे आपके पास हार्मफुल वाइल्ड लाइफ, ये बेटा ठीक है हमारे पास जी, ये रिवर ओशन इनके लिए हार्मफुल होते हैं. दे कैन प्रोड्यूस द टॉक्सिक गैसेस व्हेन दे बरीड, ये आपके पास जो होते हैं, जो आपके पास अगर आप लेट से जी के पीवीसी है उन्हें कंबस्ट करते हो तो हमारे पास HCl गैस प्रोड्यूस होती है विच इज टॉक्सिक एज वेल. तो इसमें हमारे पास ऑप्शन क्या आ जाएगी, ए आ जाएगी. अगर ये बायोडिग्रेडेबल होते तो फिर हम इन्हें रिसाइकल कर सकते, ना करते बेटा, कोई जरूरत नहीं थी. नेक्स्ट आ जाती है. विच स्टेटमेंट अबाउट पेट आपके पास इज करेक्ट. पेट इज ए कंडेंसेशन पॉलीमर. यस. इट्स पॉलीअमाइड. दिस इज रॉन्ग. ये हमारे पास पॉलीएस्टर होता है. पेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू मोनोमर्स एंड रीपोलिमराइज्ड. यस, हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू मोनोमर्स और ये आपके पास हो सकता है. तो यहां पे 1 and 3 आर करेक्ट ऑप्शन. एक मिनट में से वो कर दूं तो 1 and 3 आपके पास सी इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं. अच्छा, दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन एज वेल. द डायग्राम रिप्रेजेंट द पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. अगर आप थोड़ा सा इसको देखें गौर से तो आपको आइडिया होगा. 3 एटम्स X, Y and Z आर लेबल. यहां पे कार्बन के साथ X बॉन्डेड है, गौर से देखिएगा. यहां पे कार्बन के साथ ऑक्सीजन है तो इसका मतलब है X इज ऑक्सीजन. यहां पे Z के साथ हाइड्रोजन बॉन्डेड है, यहां पे नाइट्रोजन के साथ आपके पास Y बॉन्डेड है और ये बॉक्स के साथ. तो इट क्लियरली इंडिकेट दैट कि Z इज इक्वल टू नाइट्रोजन. नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाते हैं और Y इज इक्वल टू हाइड्रोजन. तो ये बड़ा आपके पास आसान सा क्वेश्चन था. ये हमारे पास ऑप्शन आ गया जी, X ऑक्सीजन, Y आपके पास आ गया जी हाइड्रोजन एंड दिस नाइट्रोजन. तो ये हमारे पास C इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं. लोकेटिंग एजेंट आपके पास ऑफन यूज्ड इन द पेपर क्रोमेटोग्राफी जी. यहां पे बेटा हम देखते हैं व्हेन द मिक्सचर रिक्वायर्ड द लोकेटिंग एजेंट. तो आपको पता है हमारे पास कलरलेस जो सब्सटेंस होते हैं जैसे अमाइनो एसिड्स होती हैं तो उनके लिए हम लोकेटिंग एजेंट यूज करते हैं. अमाइनो एसिड के लिए निनहाइड्रेट. इनसॉल्युबल सब्सटेंस इज रॉन्ग. डिफरेंट कलर इज आल्सो रॉन्ग. आपके पास मिक्सचर ऑफ द सब्सटेंस हैव सेम कलर इज आल्सो रॉन्ग एज वेल. A blue solid Q is soluble in water. अब पहले नंबर पे वो हमें कह रहा है soluble in which method is used to obtain pure solid Q from the aqueous solution. अब देखिए आपने solid को obtain करना है solution से तो it mean crystallization will be the method. ये हमारे पास B is the answer. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आ जाते हैं. अब लास्ट हमारे पास 2 क्वेश्चन बच गए. 2 test tube each contain the sample of water. One contain pure water, but the other test tube contain water dissolved sodium chloride as an impurity. Which test is used to identify the test tube contain the pure water? अब pure water purity आपने चेक करनी है तो पहले नंबर पे आपने मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट याद रखिएगा. आपके पास कोई भी सब्सटेंस हो व्हेन वी ऐड इंप्योरिटी मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है. फिर वो कह रहे हैं टेस्ट द सैंपल विद एसिडिफाइड सिल्वर नाइट्रेट. तो आपको पता है जो सिल्वर आयन है दे फॉर्म व्हाइट प्रेसिपिटेट विद क्लोराइड आयन, AgCl सॉलिड हमारे पास बन जाएगा. तो ये भी ठीक है. टेस्ट द सैंपल विद एनहाइड्रस. आपके पास कॉपर 2 सल्फेट. याद रखे प्योर हो या इम्प्योर हो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट व्हाइट से ब्लू दोनों में हो सकता है. दिस इज रॉन्ग. तो 1 and 2 आर करेक्ट आपके पास.
नेक्स्ट आ जाते हैं, एग्जामिनर कह रहे हैं रिजल्ट आपके पास डाल्यूट एक्वस सोल्यूशन, एक्वस अमोनिया ड्रॉप वाइज, व्हाइट प्रेसिपिटेट, एक्वस अमोनिया इन एक्सेस, व्हाइट प्रेसिपिटेट। अच्छा याद रखिएगा हमारे पास जिंक एंड कॉपर आर द टू आयन which form precipitate with aqueous ammonia and their precipitate are soluble। जब एग्जामिनर ने ये कह दिया और व्हाइट प्रेसिपिटेट है तो ये कंफर्म हो गया कि इट्स जिंक, जिंक आयन, इसके व्हाइट प्रेसिपिटेट, कॉपर के ब्लू प्रेसिपिटेट, इन दोनों के प्रेसिपिटेट एक्वस अमोनिया में डिसॉल्व हो जाती है। ठीक हो गया जी, थैंक यू वेरी मच।